मैं आ गई हूँ टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी का पार्ट 2 लेकर। तो यार क्यों देरी करनी, चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे खूब सारा फन मस्ती। सो लेट्स बिगिन। पीपल, सो गाइज अब हम शुरू करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम से, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है फॉर पार्ट 2। तो अब हम शुरू करते हैं। या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में ना हम स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं बिटवीन ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। अब यह स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ क्या हुई? बहुत सिंपल है, एक कैटेगरी ऑफ पीपल ए और एक कैटेगरी ऑफ पीपल बी। कैटेगरी ए को हमने बहुत सारा प्रिविलेजेस दी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बी कैटेगरी को हमने बिल्कुल कोई प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं करी क्योंकि वो एक इन्फीरियर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब यार देखो, जो सुपीरियर ग्रुप्स हुए वो हो गए हायर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी और जो इन्फीरियर ग्रुप हो गया वो हो गया लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। हायर स्ट्रेटा क्यों बोला गया उसे? क्योंकि भाई उसे हर प्रिविलेज मिल रही है, उसको हर फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन जो हमारा लोअर स्ट्रेटा है उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। जो उनका डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो गया है और जो हमारा हायर स्ट्रेटा है उनका डेवलपमेंट अच्छे से रफ्तार में चले ही जा रहा है। तो इससे एक इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं ग्रुप एक सोसाइटी में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़। अब यार ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है ना, ये भी इनइक्वालिटीज़ से बनता है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग स्ट्रेटाज में डिवाइड हो गई। और ये जो सिस्टम है इससे ना हमारी लाइफ, इंडिविजुअल की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। क्योंकि भाई जो लोअर स्ट्रेटा है उसको डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली यार उसका घर, उसको अगर उसको स्मार्टफोन लेना होगा, उसके पास नहीं है इतने पैसे, अगर उसको अपनी लाइफ को और अपडेट करना है, उसके पास पैसे नहीं है स्मार्टफोन खरीदने के, तो वो काफ़ी चीज़ों में पीछे रह गया एज़ कम्पेयर टू दो जिसके पास स्मार्टफोन भी है, लैपटॉप भी और स्मार्ट टीवी भी है ना। और बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हिस्टोरिकली 4 बेसिक सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्टेड इन ह्यूमन सोसाइटीज़। स्लेवरी, जहाँ पर हमने लेबरर्स को ट्रीट करा एज इन्फीरियर्स। तो भाई लेबर भी एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जिसको हमने लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में डाल दिया। अब कास्ट सिस्टम में क्या था? कास्ट सिस्टम तो हम आगे भी पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक इंडियन स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। अब क्या है ई स्टेट? अब आपने पढ़ा होगा, यूरोपियन में भी पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा कि भाई कैसे नोबल और पीजेंट्स और मिडिल क्लास जो बाद में इमर्ज हुई उनमें हमने कितना से डिफरेंशिएशन कर दिया था कि भाई जो नोबल्स हैं या फिर जो चर्च के प्रीस्ट्स हैं उनको हमने सारे प्रिविलेजेस दे दिए कि भाई वो तो किसी की प्रॉपर्टी पे भी अपना हक जमा सकते हैं, ठीक है, और उनको वोट करने का भी हक है। और जो पीजेंट्स थे उनको भाई और इन्फीरियरली ट्रीट करा गया, उनको और सप्रेस कराया गया बाय द सुपीरियर ग्रुप्स। उनको क्या करा गया? उनको वो देने होते थे, टैक्सेस देने होते थे, है ना, और उनको और भी बहुत ज़्यादा उनके ज़मीन पे ही काम करना होता था और बहुत ज़्यादा बेसिकली उनको सप्रेस किया गया, उनके साथ इन्फीरियर ट्रीटमेंट हुआ गया। तो उसमें भी क्या हुआ कि भाई जो हमारे नोबल्स वगैरह थे उनको हमने डाल दिया हायर स्ट्रेटा में और जो हमारे पेजेंट्स वगैरह थे उनको हमने डाल दिया लोअर स्ट्रेटा में। अब हम देखते हैं कास्ट। इंडिया में था कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया को उन्होंने अलग अलग डिफरेंट कास्ट में बांट दिया, ठीक है। अब वहाँ पर ब्राह्मण जो होती थी वो थी सुपीरियर कास्ट और जो पंचमास थे वो था इन्फीरियर कास्ट या फिर उसको हम कहते थे आउटकास्ट्स, ठीक है। तो अब ये जो कास्ट सिस्टम होता है ना, यहाँ पर जो इंडिविजुअल की पोजीशन होती है वो टोटली डिपेंड करती है स्टेटस एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब्ड बाय बर्थ। आपका स्टेटस यहाँ पर बाय बर्थ डिसाइड हो जाएगा। अगर आप किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो भाई आपका जो स्टेटस है ना वो ऊंचा रहेगा, ठीक है, आप एक हायर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप किसी पंचमास के घर पे बॉर्न हुए हो
तो जो आपका स्टेटस है वो चला जाएगा इन्फीरियर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो कैसे डिस्क्राइब हुआ, आपके बर्थ से, कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब भाई देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन था बिटवीन हमारे पंचमास, यानी कि पंचमास को आपने दलित के नाम से भी सुना होगा, और हमारे ब्राह्मण्स तो थे, ठीक है। तो ये जो हमारे ब्राह्मण्स थे और जो हमारे ये आउटकास्ट थी पंचमास जो थे, इनके बीच में बहुत गहरा डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो AR देसाई ने एक कमेंट करा इस पे कि जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई तब मॉडर्न सिटीज़ भी आई, ठीक है, जहाँ पर होटल्स होते थे, रेस्टोरेंट्स होते थे, बसेस होती थी, रेलवे स्टेशंस भी होते थे। तो वहाँ पर ना सारा जो क्राउड था सिटीज़ में, जैसे कि हमारे मिडिल क्लास जो लोग थे और ब्राह्मण्स भी जो थे, वो इंडस्ट्रीज़ में जब काम करने आए तो वो अपना उनका जो कमेंट दिया AR देसाई ने, वो क्या दिया, Therefore in trains and buses one occasionally rubbed shoulders with the depressed class। अब यार देखो, बसेस में या फिर रेलवे स्टेशन में या फिर होटल्स में ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ ये होटल जो है वो पंचमास का है, ये होटल जो है वो ब्राह्मण्स का है। तो वहाँ पर ब्राह्मण्स भी जाते थे, पंचमास भी जाते थे, और उन दोनों का आपस में मिलना जुलना तो होता था, चाहे आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, यार भीड़ भाड़ वाली बस है, आपका कंधा एक दूसरे से टकरा रहा है। तो अब ये चीज़ सोचकर लोगों को लगा कि भाई हो सकता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है ना बिटवीन द हमारे पंचमास और हमारे ब्राह्मण्स, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लगा, क्योंकि भाई देखो, विलेजेस में क्या माना जाता था कि अगर आपने पंचमास को या फिर दलित्स को छू भी लिया तो आप गंदे हो गए, मतलब वो आपकी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए भी क्रिटिकल थे। तो यार अब तो आप उसको छू रहे हो, आप सेम बस में ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि पिछले स्टॉप से जो दलित या जो आउटकास्ट उठा हो, उसी पे आप जाके ब्राह्मण का सुपीरियर कास्ट वाला कोई बंदा बैठ गया हो। तो बेसिकली कनेक्ट तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो अब इसी चीज़ का उन्होंने बोला कि हो सकता है अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ख़त्म हो जाए, इसलिए AR देसाई ने ये कमेंट करा। अब हम देखते हैं वो परमार भाई साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली। अब परमार भाई साहब गए विलेज में और उन्होंने मॉडर्न सिटीज़ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया, तो उन्हें क्या पता चलता है कि भाई जो ब्राह्मण्स है या जो हमारी सुपीरियर कास्ट है, उनका जो व्यवहार है ना, जो बिहेवियर है आउटकास्ट की तरफ, वो बहुत ही ख़राब है। वो तो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ से पानी भी नहीं पियेंगे। ब्राह्मण्स जो हैं, ठीक है, वो मतलब इतना अपने आप को दूर रखते थे, इतना मैं बता रही हूँ ना, वो बहुत मानते थे कि यार हम अगर इनसे बात भी करेंगे, हम इनके पास भी जाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम अनप्योर हो जाएंगे। तो इसी यही थिंकिंग की वजह से इन्होंने कभी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, हमेशा उन्हें सप्रेस करा, इन्फीरियरली ट्रीट करा, डिस्क्रिमिनेशन करा, ठीक है। वो जो ब्राह्मण्स थे वो कभी कभार अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते थे वाइल टॉकिंग टू द आउटकास्ट्स, ठीक है। ये सब इसलिए क्योंकि उनको लगता था वो सुपीरियर है। अब भाई जो हमारे आउटकास्ट हैं वो कितने भी अच्छे से ड्रेस्ड क्यों ना हो जाएं, वो कितने भी अच्छे से बात क्यों ना कर ले, वो कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, तब भी हर किसी के मन में यही बात रहती थी कि भाई वो एक दलित है, वो एक पंचमा है या वो एक आउटकास्ट है। तो इस वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन था वो आज तक बरकरार है। मॉडर्न सिटीज़ में आपने नहीं देखा होगा, बट हाँ विलेजेस में अभी भी होता है। क्लास, अब भाई देखो, क्लास में ना दो आइडियाज़ हमें मेन पढ़ने हैं, और ना कुछ भी करके ये दो आइडियाज़ भूल मत जाना, वरना पेपर में तो तुम ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। बिकॉज जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड आएंगे, फ्रॉम योर सेकेंड चैप्टर एंड फ्रॉम योर थर्ड चैप्टर। मार्क्स वेबर का आइडिया और फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ठीक है। अब ये तुम आगे तक पढ़ोगे, इसके बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट की थ्योरी सोशल क्लास के बारे में क्या कहती थी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो लोगों का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या रिलेशन है, कि मतलब वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहे या वो अपनी लाइफ को कितना प्रोडक्टिव बना पा रहे। बेसिकली यहाँ पर ना हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है।
अब अगर आपको किसी के देखना है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, उसकी क्लास कैसी है, तो वो क्या देखेगा कि यार ये कितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है। अब उसमें आप लैंड भी ले सकते हो, फैक्ट्री ले सकते हो। अगर कोई इंसान किसी लैंड या फिर किसी फैक्ट्री का मालिक है, क्योंकि तब तो मेन ऑक्यूपेशन दो ही थी ना, या तो वो फार्मर होगा, अच्छा खासा फार्मर होगा, या फिर वो किसी इंडस्ट्री में काम करता होगा बेसिकली। तो यार आप यही देखकर तो किसी को बोलोगे कि अच्छा ये सुपीरियर क्लास से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये लैंड में काम नहीं करता, ये लैंड को ओन करता है, इसने एम्प्लॉयज़ को ओन कर रखा है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि आप इकोनॉमिकली सुपीरियर हो। या इवन इफ़ यू हैव नॉट हायर्ड एम्प्लॉयज़, तब भी आपके पास खुद की एक ज़मीन है जहाँ पर आप कल्टिवेशन कर रहे हो। इन शॉर्ट आप अभी भी अपना प्रॉफिट तो ऑन कर ही पा रहे हो ना, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि अच्छा इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अच्छा है, ये पूरे एक लैंड का मालिक है, ठीक है। और अगर मॉडर्न सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर क्या देखेंगे कि यार अगर ये लेबरर है, लेबरर की जैसे हमने बताया कि लेबरर का जो था वो एक लोअर स्ट्रैटा था। लेबरर्स को आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे अच्छा भाई ही इज़ अ रिच गाय और ये एक सुपीरियर क्लास से बिलोंग करता है, नहीं। आप लेबरर्स को क्लास सिस्टम में कैसे देखोगे कि अच्छा वो लेबरर है, और जो मालिक है उस इंडस्ट्री का, ही इज़ अ मैन विद अ हायर क्लास, ही इज़ अ मैन हु बिलोंग्स फ्रॉम अ हायर क्लास। तो आप ऐसे देखोगे हर चीज़ को। तो मार्क्सिस्ट की थ्योरी यही कहती थी सोशल क्लास के बारे में, दे आर डिफाइंड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई हम पढ़ेंगे फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो अब ये इस बिलीफ से थ्योरी स्टार्ट हुई कि भाई नो सोसाइटी इज क्लासलेस और अनस्ट्रैटिफाइड। हर सोसाइटी में, चाहे तुम कोई भी सोसाइटी ले लो, उसमें एक डिवीजन तो होगा, एक हायर स्ट्रेटा होगा और एक लोअर स्ट्रेटा होगा। अगर क्लास की बात करें तो एक होगी रिच क्लास, एक होगी पुअर क्लास, है ना। तो अब देखो, आपने कितनी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, अफ्रीका के बारे में आपने पढ़ा कि वहाँ पर रेस के ऊपर वो था, डिस्क्रिमिनेशन था, कि वहाँ पर एक था वाइट क्लास, एक था वाइट रेस के लोग थे और ब्लैक रेस के लोग थे। कुछ लोग काले थे, कुछ लोग गोरे थे, तो इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, है ना। और वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में और यूरोपियन रेवोल्यूशन में आपने ये देखा कि क्या हुआ था, वहाँ पर पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कि भाई अच्छा तुम इस कास्ट के हो, तुम नोबल कास्ट के हो, तो तुमको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, अगर तुम पीजेंट्स हो तो हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती थी। Social inequality or stratification is an unconsciously evolved device by which societies ensure that most important positions are deliberately filled by the most qualified people. अब भाई फंक्शनलिस्ट थ्योरी ने ये बोला कि जो इंसान सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को हम आगे पहुंचाएंगे, या फिर उसी को हम सबसे अच्छी पोजीशन देंगे सोसाइटी में, ठीक है। समझ गए बात को। अब भाई देखो ना, अगर कोई इंसान डॉक्टर होगा या और एक शॉपकीपर है, ऑब्वियसली डॉक्टर का जो स्टेटस होगा या फिर डॉक्टर का जो प्रेस्टीज होगा वो शॉपकीपर से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वी नॉट गोइंग ऑन द अर्निंग्स हेयर, माइंडेड, वी नॉट गोइंग ऑन द अर्निंग्स हेयर। हो सकता है कि जो डॉक्टर हो वो एक छोटे से क्लिनिक में बैठता हो, है ना, और जो हमारा शॉपकीपर है वो अच्छा सा अर्न कर रहा हो, है ना। लेकिन क्वालिफाइड कौन ज़्यादा है, डॉक्टर या शॉपकीपर? डॉक्टर है ज़्यादा क्वालिफाइड, तो उसकी प्रेस्टीज ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अब हम बात करेंगे स्टेटस एंड रोल की। अब जो स्टेटस एंड रोल होते हैं ना, कि आज ट्विन कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं। स्टेटस होता है एक सोशल पोजीशन जिसके कुछ राइट्स होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। अब यार देखो, जो स्टेटस होता है ना वो एक टाइप की पोजीशन है बेसिकली। तो अब जो ये डिफाइंड राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं होती, ये एक स्टेटस और एक पोजीशन को डिफाइंड होते हैं, एक असाइंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी जो कि मदर है, ठीक है। अब एक कोई भी लेडी के ऊपर तो हम कुछ नॉर्म्स नहीं लगा देंगे ना, जो कि हम एक
एक वही राइट्स, वही ड्यूटीज़ तो नहीं दे देंगे ना जो कि एक माँ के पास होती है। तो जब एक लड़की वो स्टेटस ऑक्यूपाई करती है, एक बच्चे को जन्म देकर वो माँ बनती है, तब क्या आता है, उसके पास एक आता है नॉर्म्स आते हैं, कुछ नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट आते हैं कि अगर अच्छा तुम मम्मी हो तो तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट कि बेसिकली तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है। सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं कि भाई तुम्हें अपने बच्चे को फीड करना है ना। तो एक लेडी जब एक मदर बनी तब उसके पास आई कुछ राइट्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल की। रोल होता है डायनामिक बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। मतलब देखो, स्टेटस ने तुम्हें पोजीशन असाइन कर दी, अब रोल ना तुम्हें बताएगा कि इस स्टेटस पे, इस पोजीशन पे बैठ के तुम्हें कैसा बिहेव करना है, क्या तुम्हारा रोल होगा इस पोजीशन में बैठकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक IAS ऑफिसर है ना, वो एक अच्छी खासी पोजीशन है, आपने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर आप बैठे, उस स्टेटस पे, उस पोजीशन पे आप बैठे एज एन IAS ऑफिसर, तो वहाँ पर आपके जो रोल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। आपका जो वो स्टेटस मिला है, आपको जो पोजीशन मिली है, उससे आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा, एंड मोर ओवर आपको कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचना होगा। अगर आप अपने किसी भी काम करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपका मेन मोटिव क्या होगा, जब भी आप किसी ऑफिशियल पर्पस से जा रहे हो, कि आप लोगों को समझा सको कि आपको अपनी कंट्री का भविष्य कैसे सुधारना है। या फिर फॉर एग्जांपल वो एक ऑफिशियल मीटिंग में गए जहाँ पर उनको स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है, तो ऑब्वियसली ना उनका जब वो अपनी स्पीच देंगे तो वो नॉट एज एन इंडिविजुअल नहीं देंगे, वो बात करेंगे एज एन IAS ऑफिसर, और फिर वो अपनी ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पीच देंगे। उनका ड्यूटी क्या है, कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना। तो वो यूथ को समझाएंगे, जब भी वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें वो बताएंगे कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो और क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तो जब एक मॉडर्न सोसाइटी होती है ना हमारी जैसी, वहाँ पर ना हम अपनी कोर्स ऑफ लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरह के स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं और उन्हीं स्टेटस के हिसाब से रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस टाइम पे एक स्टूडेंट हो टीचर के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो आपका रोल क्या है, पढ़ना, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझना, सुनना, उस पर ध्यान देना। मैं एक टीचर हूँ, मेरा रोल क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों से ऐसा इंटरेक्शन करना कि आप लोग सब समझ जाओ, ठीक है। और आप मतलब यार देखो, ये ना हर किसी में हो सकता है। यू कैन बी अ कस्टमर टू द शॉपकीपर, है ना। आपका वहाँ पर रोल क्या है, पैसे देकर सामान खरीदना, उसका ड्यूटी क्या है, ढंग का सामान देना, है ना, और आपने जो मांगा है उसको देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। आप अपने डॉक्टर के पेशेंट हो, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का रोल है आपको ट्रीटमेंट देना, आपका काम एज अ पेशेंट है उस ट्रीटमेंट को लेना, और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर फिट एंड फाइन, वो जो आपका अमाउंट बना बिल में वो पे करना, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे, आपके बुक में लिखे हैं, सो प्लीज़ रेफर योर NCERT बुक। और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटस सेट क्या होता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में एक इंडिविजुअल काफ़ी सारे मल्टीपल स्टेटस एक्वायर करता है, उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हम किसकी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टेटस सीक्वेंस की। एक बच्चा शादी करा उसने, वो पापा बना, ठीक है। जब उसके बच्चों की शादी हो गई, वो ग्रैंडफादर बना, और फिर वो ग्रेट ग्रैंडफादर बना, और फिर वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बना। तो ये क्या हुआ, उसका जो स्टेटस है वो सीक्वेंस में शिफ्ट हो गया कि अच्छा पहले मैं बच्चा था, अब मैं पापा बना, अब मैं ग्रैंडफादर बनूंगा, अब मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बनूंगा, है ना। गॉट माई पॉइंट। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, सो वी कॉल इट स्टेटस सीक्वेंस।
अब हम पढ़ेंगे एस्क्राइब्ड स्टेटस। अब देखो, सोशल पोजीशन विच इज एक्वायर्ड बाय बर्थ इज नोन एज एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है, जैसे कि आपका कास्ट, समझ गए। स्टेटस ऑक्यूपाइड वॉलेंटरीली बाय पर्सनल एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स इन हिज और हर कोर्स ऑफ लाइफ। तो अब ये क्या हुआ आपका, फॉर एग्जाम्पल ये होगा क्लास। ठीक है, तो आपने अपनी अचीवमेंट से, आपने अपनी मेहनत से क्या कुछ नहीं करा। अब यार आपने ना देखा होगा, आप एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हो, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स कहते होंगे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपके टीचर्स भी ये कहते होंगे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार सिमिलरली मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो स्टेटस है दैट इज़ अचीव्ड स्टेटस। कौन सा टाइप यूज़ होता है, अचीव्ड स्टेटस। वहाँ पर जो मेंबर होते हैं उनकी प्रेस्टीज किस बेसिस पे होती है, ऑन देयर अचीवमेंट्स। कि आपने अगर कुछ अचीव करा, आपने कोई अच्छी जॉब ले ली, तो हाँ हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी प्रेस्टीज होगी सोसाइटी में। लेकिन अगर आप निठल्ले बैठे हो घर में, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको कोई प्रेस्टीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ना अस्क्राइब्ड स्टेटस होता है कि आपको बाय बर्थ जो स्टेटस मिल गया वो मिल गया। अब अगर आपको वो स्टेटस अच्छा मिला तो भैया आपको प्रेस्टीज मिलेगी। अगर वो आपको स्टेटस अच्छा नहीं मिला, आपको एक इन्फीरियर कास्ट मिल गई, तो जो आपकी सोसाइटी में प्रेस्टीज है वो नहीं होगी। गॉट माई पॉइंट, आई होप आई एम क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। लोग जब भी अपना रोल परफॉर्म करते हैं ना, तो वो करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस कि लोग आपको कैसा काम करने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या चीज़ें आती हैं, एक तो रोल टेकिंग और एक तो रोल प्लेइंग। ठीक है, और आप ना कोई भी रोल में जब जाते हो तो इट्स नॉट योर ओन डिसीजन ओनली। मतलब आपका डिसीजन तो होता है बट साथ साथ कुछ और लोगों का भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन डालते हो, आपका इंटरव्यू होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो इंटरव्यूअर्स ने आपको सिलेक्ट करा, उनका भी डिसीजन है ये कि आपको कैसा काम करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक। ठीक है, तो वो उसमें आपको बताते हैं कि आपको ये रोल प्ले करने हैं, या फिर आप बताते हो कि मैं इस रोल में अच्छा हूँ, उस हिसाब से वो आपको रोल असाइन करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। ठीक है, आपका अकेले का नहीं है। अब वैसे रोल जब आप लेते हो उसमें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, पहला रोल टेकिंग और उसके बाद रोल प्लेइंग। अब जैसे मैंने बताया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो उसमें आपने रोल्स को अडॉप्ट कर लिया, और फिर आप जितनी भी टेन्योर तक उस कंपनी में हो, जितने भी टाइम तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, आप रोल को प्ले करते हो। गॉट माई पॉइंट। अब हम बात करेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोल ए को फुलफिल करना है तो आपको रोल बी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो रोल कॉन्फ्लिक्ट इज द इनकम्पैटिबिलिटी अमंग रोल्स करिस्पॉन्डिंग टू वन और मोर स्टेटस। आप दोनों रोल्स को साथ लेकर इक्वली जो डिमांड्स हैं उनकी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तब रोल कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज होता है। इट अकर्स व्हेन कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशंस अराइज फ्रॉम टू और मोर रोल्स। गॉट माई पॉइंट, समझ गए रोल कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, एक हाउसवाइफ है बेसिकली, तो उसका अपने खुद के पेरेंट्स की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली अगर वो एक सिंगल चाइल्ड है तो। ठीक है, और ऑल्सो अगर वो एक वर्किंग वुमेन है तो उसका अपनी कंपनी की तरफ भी कुछ वो बनता है, रोल बनता है। और वो मम्मी भी है, एक अपनी फैमिली में वो एक मम्मी भी है, तो उसको अपने बच्चों के प्रति भी उसका कुछ रोल्स है वो फुलफिल करने हैं। वो एक मैरिड वुमेन है तो ऑब्वियसली उसके इन लॉज और उसके हस्बैंड की तरफ भी उसके कुछ रोल्स हैं, तो शी हैज़ टू फुलफिल ऑल दैट। और कहीं बार एक वीमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है टू कंप्लीट एंड टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस इन दिस रोल्स। तो और इस केस में जो है बहुत ज़्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। ठीक है, अगर उसको अपने बच्चों पे ध्यान देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है, तो कई बार वो अपना काम पीछे छोड़ देती है। ठीक है, ये होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है, आपने देखा है, स्टोरीज भी सुनी हुई है। रोल कॉन्फ्लिक्ट
आता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, नॉट ओनली इन वीमेन लाइफ बट ऑल्सो इन एवरी वन ऑफ आवर लाइफ। कि आप एक स्टूडेंट का ही ले लो ना, कि अगर एक स्टूडेंट क्रिकेट एकेडमी जाता है और एक स्कूल में तो ऑब्वियसली जाता ही है, तो उसके क्रिकेट कोच उसका जो सपना है वो क्या कहता है, मेरे को क्रिकेटर बनना है। धोनी के केस में यार उसके पापा ने उसे बोला था दैट यू नीड टू वर्क एज अ टीसी एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स बीइंग अ क्रिकेटर, तो तुम क्रिकेट भी जाके खेल सकते हो। तो उसने दोनों चीज़ें करी, ठीक है। कभी कभार उसका प्रैक्टिसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी, कभी कभार उसका जो टीसी का काम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, तो वो भी दोनों रोल्स में काफ़ी जगह करता हुआ देखा है, हमने मूवी में भी देखा है। तो दैट इज़ हाउ रोल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अकर्स, है ना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रोल स्टीरियोटाइपिंग। रोल स्टीरियोटाइपिंग कहाँ आपने ज़्यादा देखी हुई है? एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स टू मेन एंड वीमेन, ठीक है। मेल एज अ ब्रेड विनर हम देखते हैं कि भाई वो कमा के लाएगा, और फीमेल जो होगी वो होम मेकर होगी, घर में वो खाना बनाएगी, घर की सफाई करेगी, अपने बच्चों का ध्यान रखेगी, अपने इन लॉज का ध्यान रखेगी, है ना। तो बेसिकली वो एक स्टीरियोटिपिकल बात हो गई, ठीक है। तो क्या देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, क्या एक नोशन है, सोशल रोल्स एंड स्टेटस आर ऑफन सीन एज रिजिड एंड अनचेंजिंग। लोगों को लगता है यार ये जैसा है वैसा ही, अब ये चेंज नहीं हो सकता। अगर एक मेल का रोल है कि उसको घर में पैसे कमा के लाने हैं और विमेन को घर का ध्यान रखना है, तो ये रोल्स हैं एंड दे आर अनचेंजिंग, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि ये ऐसा ही है, लोगों ने इसको ऐसे ही अडॉप्ट करा हुआ है, पीपल आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो बेसिकली, है ना। वो जैसी पैदा होते हैं तो उनको इसी चीज़ में शेप करा जाता है, इसी चीज़ में वो दे आर बेसिकली इंस्ट्रक्टेड टू डू दीज थिंग्स ओनली, एंड दे आर शेप्ड इनटू कि एक वीमेन है उसे खाना बनाने में हम ट्रेन कर देते हैं, और एक मेल है उसे हम मनी अर्निंग में ट्रेन कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, देखो, क्योंकि यार हम लोग ना सब्जेक्ट्स नहीं है, हम लोग कंप्यूटर्स नहीं है कि हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स कैसे अपने सोशल रोल्स देखते हैं? थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। हम अपनी सोसाइटी से इंटरैक्ट करते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यार देखो, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, हम जैसा देखेंगे, सोसाइटी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल के ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नॉट बुरी तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है ना। हमने पहले एग्जाम्पल में क्या देखा था कि अगर सोसाइटी उसको, एक लड़के को निठल्ला मान रही है, कि फेलियर मान रही है, तो उसने क्या कर लिया, मतलब हमने एक स्टडी करी थी ना, तो उसमें क्या हुआ था कि लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देती है, उनको एज अ फेलियर फील करवाती है। तो इस केसेस में उनका जो मोरल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और यही रीज़न होता है कि लोग सुसाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हमने ऐसा अपनी सोसाइटी से ऐसा ही स्टडी करा है कि अच्छा वीमेन के रूल्स ये होते हैं और मेन के रूल्स ये होते हैं। हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटिपिकल बात है। आजकल जो जनरेशन है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा चेंज हो रही है, एक अच्छे थॉट्स हैं जैसे हमारे, है ना। हम ये समझते हैं कि स्टीरियोटिपिकल रोल्स नहीं होने चाहिए, क्या मेल और वीमेन का इक्वल दर्जा होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। और अगर एक मेल ब्रेड विनर हो सकता है तो एक फीमेल भी ब्रेड विनर हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। तो इस केस में अब आप देखो कि हमने अपने सोसाइटी से ये चीज़ें अज्यूम ऐसे करी कि जो सोशल रोल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने जैसा अपने आसपास देखा कि भाई सोशल रोल्स रिजिड हैं, सोशल रोल्स जो है अनचेंजिंग है, तो ये गलत है ना। तो अब वैसे ही होता है कि जैसा हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं वैसे ही हमारे खुद के अजम्पशंस बन जाते हैं। हमने अपनी सोसाइटी में आसपास देखा कि जो मेल्स हैं वही काम करते हैं, विमेन जो है घर देखती हैं। तो यही मतलब 4 लोगों ने पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करी,
ठीक है, फिर और 6 लोगों ने उनको देखकर ये एज्यूम कर लिया, तो वो एक स्टीरियोटिपिकल रोल बन गया, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ये इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लगे। देखो यार, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल अब हम पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। जो भी इंसान थोड़ा सा गलत काम करते हैं या फिर कोई गलत काम सोसाइटी में ना हो, इसके लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं, जिससे कि सोसाइटी में पीस बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो, उसका सोसाइटल ऑर्डर पूरा अच्छे से बना हो, इंडिविजुअल और ग्रुप किसी गलत काम में इंगेज ना करे। ठीक है, अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने सोशल कंट्रोल को कैसे देखा कि कैसे सोशल कंट्रोल अप्लाई हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप का हमें बिहेवियर रेगुलेट करना है तो उसके लिए हम यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं। किसी एरिया की बात करें, जैसे कि कोई विलेज है, एक पर्टिकुलर कोई विलेज है या कोई स्टेट है, उसमें हमें ऐसे वैल्यूज़ और ऐसे पैटर्न्स इन्फोर्स करने पड़ेंगे फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है, अब सोशल कंट्रोल ना किसी अच्छी चीज़ के लिए भी लग सकता है और किसी गलत चीज़ के लिए भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल कंट्रोल इसलिए भी लग सकता है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं करनी, और सोशल कंट्रोल इसलिए भी लग सकता है कि एक विलेज में अरेंज मैरिज के अलावा लव मैरिज नहीं हो सकती, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर हम ओवरव्यू देखें तो सोशल कंट्रोल की नेसेसिटी क्या है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन अ सोसाइटी, और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी यही था सोशल कंट्रोल। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कहा गया कि एक पर्टिकुलर डोमिनेंट क्लास ही है जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी पे सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी को देखा गया एज अ कमांड, कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो अपने दूसरे लोगों को कमांड करेगा कि कैसे स्टेबिलिटी रह सकती है वहाँ पर। ठीक है, अब वो कैसे भी फॉर्म में हो सकता है, तुम उसको ऐसे भी ले सकते हो जैसे क्लास में मॉनिटर्स, गर्ल्स मॉनिटर, बॉयज़ मॉनिटर्स, डेप्यूटी मॉनिटर्स 2 हो गए। ठीक है, तो वो एक बेसिकली ग्रुप हो गया और वो बाकी की पूरी क्लास पे स्टेबिलिटी बोल रहे हैं कि अभी तुम ज़्यादा शैतानी मत करो जब तक टीचर नहीं आ रही, डिसिप्लिन मेंटेन करो, चुप रहो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अगर हम लॉफुली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो वो कैसे हो सकती है। अब लॉफुली हम इसको ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं सोशल कंट्रोल को अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कि जो भी पॉलिटिकल पावर्स हैं और जिन भी लोगों के पास पॉलिटिकल पावर्स है और उस सोसाइटी फील्ड में इंटरेस्ट है स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, वो लोग लॉफुली एक फॉर्मल कमांड दे सकते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, बेसिकली अब आपने जो पहला वाला एग्जाम्पल देखा वो एक इनफॉर्मल था, और जब भी हमने लॉफुली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में सोसाइटी सोशल कंट्रोल की बात करी, देन इट इज़ अ फॉर्मल कंट्रोल। अब हम देखते हैं कि आज की डेट में कैसे सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है। तो पहला है हमारे पास फॉर्मल सोशल कंट्रोल, जिसमें कोडिफाइड, सिस्टमैटिक और फॉर्मल मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं टू हैव अ फॉर्मल सोशल कंट्रोल। ठीक है, हम यहाँ पर एजेंसीज होती हैं प्रॉपर जो कि सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश करती हैं, जैसे कि लॉ हो गया, स्टेट हो गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। और हर एक सोसाइटी में, हर एक लेवल पे, हर एक ग्रुप के पास एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल तो होता ही है। ठीक है, जो कि पर्सनल होता है, अनऑफिशियल होता है और अनकोडिफाइड होता है। ठीक है, और आपका लिए जो आपकी फैमिली आपको सोशल कंट्रोल दे रही है, समझा रही है कि कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी किसी सोसाइटी में सोशल कंट्रोल ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने, तुम्हें ना शॉर्ट्स नहीं पहनने, तुम्हें स्कर्ट्स नहीं पहननी, है ना। तो ये भी हो सकता है कई सोसाइटीज़ में सोशल कंट्रोल। तो देयर कैन बी ग्रेट वेरिएशंस इन देयर यूज विद इन द सेम सोसाइटी। ठीक है,
अब अगर तुम एक सोसाइटी में देखो कि फॉर एग्जांपल भाई देखो, विलेज में कई लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं भाई हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे, उसको वो लोग बाहर भी भेजते हैं। लेकिन उसी गांव में लोगों की हो सकती है थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच हो, वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ अपने बेटे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सोशल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो होता है वो इतना एडिक्वेट नहीं होता, क्योंकि कई बार वो गलत चीज़ों को भी पे भी सोशल कंट्रोल अप्लाई कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल कई जगह होती है ऑनर किलिंग। अब इस ऑनर किलिंग में क्या होता है, आपकी बुक में एक स्टोरी भी दे रखी है, वेयर अ ब्रदर बेसिकली किल्स हिज सिस्टर फॉर मैरिंग आउटसाइड द कास्ट और आउटसाइड द रिलीजन। मतलब ये बेसिकली एक मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ही होता है। आपने धड़क मूवी में भी तो देखा होगा कि क्या हुआ था, वहाँ पर भी ऑनर किलिंग हुई थी। जानवी कपूर ने जिससे शादी करी थी उन्होंने उसको मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्लास का नहीं था, वो इतना रिच नहीं था, और तो और जानवी कपूर के हस्बैंड को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ उसके बच्चे को भी मार दिया, ऐसे नीचे गिरा दिया है ना, उस बालकनी से उनकी नीचे गिरा दिया। तो यार यही चीज़ होती है। अब इसी वजह से जो हमारा इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है वो इतना ज़्यादा एडुक्वेट नहीं होता। अब आई गेस तुम समझ गए होगे। तो गाइस, सो हमने ख़त्म कर लिया है सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। अब सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 भी आएगा, साइको का भी चैप्टर नंबर 3 आएगा, इंग्लिश के भी आगे सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ गाइज वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आई हो तो, और बता दो यार कमेंट में कैसी लग रही है वीडियो, कुछ चेंजेस मैं करूँ, तुम्हें कुछ और चाहिए यार बताओ, कमेंट सेक्शन दिया है यूट्यूब ने, यूज़ करो उसका। और हाँ, अगर तुमने मेरी बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी तो यार किसका वेट करो, जल्दी जाके देखो ना। बाय।